Good morning, class 7. Class, we have completed our chapter 3 in history. Today we will start chapter 4, the Mughal Empire. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था that was दिल्ली सुल्तनत यानी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में था. उसके बाद का टाइम पीरियड लास्ट जो डायनेस्टी थी वो हमारी थी लोधी डायनेस्टी, और इब्राहिम लोधी जो लास्ट रूलर था उससे ही बाबर का युद्ध हुआ था और बाबर जो है जीत के इंडिया में आ गए थे और वहीं से ही यानी बाबर से ही इंडिया में मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हो चुकी थी. तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे. तो अपनी बुक सभी बच्चे अपनी सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. लेसन 4, ओपन योर बुक ऑफ हिस्ट्री, लेसन 4 द मुगल एम्पायर, पेज नंबर 45. तो देख लेते हैं क्लास मुगल के बारे में. तो रूलिंग एज लार्ज ए टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle ages. तो देखिए जो वो टाइम पीरियड था यानी हमारी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो था वो 1200 से लेके 15th सेंचुरी तक था, है ना. तो उनका एक रोल बहुत बड़ा रहा. उसके बाद में जो मिडिल सेंचुरी आई फिर कैसे शुरुआत हुई, तो उस समय एक इंडियन टेरिटरी पर कोई मतलब डिफरेंट कल्चर्स आए थे, डिफरेंट पीपल थे, तो उसको अच्छे से चलाना एक मेन कमांड होना, है ना. तो उसके बारे में है ये. क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रोडिसेसर्स द मुगल्स created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो क्या हुआ था, जो मुगल्स थे, है ना, उन्होंने इंडिया में आकर अपना एक बहुत बड़ा एक अच्छा एम्पायर मतलब अपना साम्राज्य अच्छा स्थापित किया, बहुत अच्छा साम्राज्य स्थापित किया बहुत ही कम पीरियड टाइम, मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में. जैसे एक तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं, जैसे हम किसी की कोई जिसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा होता है उसी के बारे में अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री में हमने जैसे सल्तनत पीरियड पढ़ा, तो उसी के बाद में मुगल जो कि हमारी इंडिया के लिए थे, ये भी बाहर के थे, इन्होंने भी आके इंडिया में बहुत कुछ अच्छा किया, अच्छा साम्राज्य फैलाया ना. तो फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. इन्होंने 16th सेंचुरी से ही क्या करना शुरू करा, अपना राज्य जो कि दिल्ली से शुरुआत हुई थी और कहाँ से, आगरा, दिल्ली, इन सब जगहों पे फैलाना शुरू किया. तो until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent. और धीरे धीरे पूरी इंडिया में मुगलों का शासन होने लग गया. They impose structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. और इस तरीके से उन्होंने अपना प्रशासन चलाया, ऐसा नियम बनाया, ऐसे उसका हर चीज का स्ट्रक्चर दिया कि जो है एक अच्छी साम्राज्य के रूप में ये स्थापित होने लग गए. और जो इनके सक्सेसर्स थे वो भी उस चीज को आगे उन्होंने भी इस चीज को आगे बढ़ाया. तो मतलब मुगलों का एक नाम था हिस्ट्री में. Today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal Emperor. तो आज अगर हम करंटली देखें तो रेड फोर्ट को हर बच्चा जानता होगा, है ना. दिल्ली में रेड फोर्ट जो बना है, तो वहां से देखिए हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हमारे रेड फोर्ट एक हमारी मतलब कल्चरल हेरिटेज में उसका नाम है, ठीक. तो वहां पर देखिए हर साल प्राइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच देते हैं, वहां से झंडा फहराते हैं. तो जबकि वो क्या था उस समय मुगलों के द्वारा बनवाया गया एक बिल्डिंग है ना. और मुगल जो है मुगल एम्परर्स उसमें मुगल जो शासक थे वो उसमें रहा करते थे, तो उनका रेजिडेंट था. और आज वो हमारे लिए देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है रेड फोर्ट, है ना. तो इसी से समझ में आता है कि मुगलों ने हमारी कंट्री के लिए क्या किया, है ना. देख लीजिए ये पिक्चर बनी हुई है रेड फोर्ट की, बहुत से स्टूडेंट घूमकर भी आए होंगे रेड फोर्ट. तो कितना अच्छा मतलब इनका आर्किटेक्चर वगैरह हर चीज कितनी अच्छी रही. फिर देख लेते हैं हु वर द मुगल्स. अब ये क्वेश्चन आता है कि हाँ मुगल्स थे कौन, जो हम मुगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा कि अलग अलग सुल्तान आए, कैसे किसको मारा, कहाँ से शुरुआत हुई उनकी, है ना. इसी तरीके से मुगल कौन थे, तो उनका भी बैकग्राउंड देख लेते हैं. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स. दो के डिसेंडेंट मतलब उनके ही जनरेशन के थे. किनके, फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गंगेज खां. मदर की तरफ से जैसे इनकी ननिहाल और कहते हैं ना दरिहाल की नानी की तरफ से इस फैमिली से है, और दादी की तरफ से इस फैमिली से है. तो ऐसे ही नानी की तरफ से जो मदर साइड से जो ये थे ये गंगेज खां के डिसेंडेंट थे. गंगेज खां मतलब जो कि कौन था, मंगोल रूलर था
मंगोल के बारे में, मंगोल इन्वेजन के बारे में मैंने आपको बताया था ना सल्तनत पीरियड में। मंगोल कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के लोग थे, है ना। तो उन्हीं का जो किंग था गंगेश खां, तो वो इनकी मदर साइड से थे, ये उनके डिसेंडेंट थे। एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर। तैमूर इन्वेजन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तैमूर कहाँ के थे? रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। जो टर्की के रूलर्स थे, यानी चाइना, सेंट्रल एशिया, जो मंगोलियन थे, तो वो उनकी मदर साइड से थे। और अगर तैमूर का तरफ से बात करें तो ये फादर साइड से ये तैमूर के सक्सेसर थे, ठीक है। यानी टर्की, तो दोनों के डिसेंडेंट हो गए, है ना। तो however the Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल। तो मुगल्स को ये पसंद नहीं था कि उन्हें मंगोल की तरफ से मंगोल कहा जाए, मंगोलियन कहा जाए, ये चीज उन्हें पसंद नहीं थी। तो दिस वाज बिकॉज गंगेज खास मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैस्क्रे ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। तो इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। तो मुगल कहलाना इन्हें इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि जो गंगेज खां था उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मतलब जो मंगोलियन थे उन्होंने बहुत लोगों को मारा हुआ था, है ना। तो इसलिए नहीं चाहते थे कि हम उनके नाम से जाने जाए। उनकी एक छवि बुरी बनी हुई थी कि हत्यारे के रूप में कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो मुगल्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपने मदर साइड से जाने जाए। और उसका एक रीजन और था कि उज्बेक, जो कि मंगोलियन कॉम्पिटिटर्स था, वो भी वहीं का था उज्बेक, तो वो भी इनका कॉम्पिटिटर था। तो ये नहीं चाहते थे कि हम उनकी तरफ से मुगल के रूप में जाने जाए। तो ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री। उसकी मतलब इन्हें मदर साइड से मंगोलियन पे अपने आप पे प्राउड नहीं था, उसमें ये शेम फील करते थे। लेकिन फादर की साइड से जो ये तैमूर एंसेस्टर, तैमूर के जो डिसेंडेंट थे, उस पर इन्हें प्राउड था। तो नॉट एट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। क्योंकि तैमूर जब आए थे तो पकड़े गए थे ना 1398 में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। तो इन्हें उसका अफसोस नहीं था, ये अपने तैमूर के डिसेंडेंट होने पर, कि हमारे पूर्वज तैमूर है यानी टर्की के हैं, उस पर ये क्या करते थे, अपने आप पर प्राउड फील करते थे, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर एक फिगर 2 में एक मिनिएचर पेंटिंग दे रखी है मुगलों के टाइम की। मिनिएचर पेंटिंग 1700 to 1712 के टाइम की है ऑफ तैमूर। तैमूर की है, हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर। ये दे रखी है। तैमूर इज इन द सेंटर, बीच में जो है ये तैमूर है। एंड on his right is his son मिरान शाह है, द फर्स्ट मुगल एम्पर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। ये सब तैमूर की तरह रखे। एंड देन अबू सैद बैठे हुए हैं, बाबर के ग्रैंडफादर। टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बैठे हैं, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड उमर शेख बैठे हैं, बाबर के फादर, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाबर के जो एंसेस्टर्स कौन थे। उमर शेख उनके फादर का नाम था। अब तक हमने हिस्ट्री में जितने आप लोग सुनते होंगे तो बाबर और हुमायूं, इन लोगों के बारे में सुनते होंगे। अब आपको बाबर के फादर के बारे में पता चल गया, उमर शेख। द मुगल एम्पर बाबर, अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन द तैमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट। बाद में यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर बाबर और अकबर और शाहजहां भी बैठे हुए हैं, है ना। तो इन द सेम ऑर्डर और हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब है, ठीक। तो ये पेंटिंग आपको यहाँ पे दे रखी है, इसमें तैमूर है, इधर सारे उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, और इधर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस पेंटिंग से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है मुगल एम्परर्स के बारे में। नाउ क्लास मुगल मिलिट्री कंपेन्स। क्या हमने ये तो जान लिया कि मुगल आखिर कौन थे, है ना। तो मुगल जो थे मदर साइड कहाँ, मतलब किन के डिसेंडेंट्स थे मुगल। मुगल हमारे मदर साइड से मंगोल के और फादर साइड से तैमूर के डिसेंडेंट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मुगल मिलिट्री कंपेन्स, यानी मुगलों के जो मिलिट्री अभियान थे, है ना, वो कैसे थे, क्या नियम थे, क्या रणनीतियां थी, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो ये बात तो हम भी जानते हैं ना कि वो वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। इंडिया में जो स्टार्टिंग हुई थी वो बाबर के आने से ही हुई थी, है ना। सबसे सारे बाबर के आने थे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, कब से कब तक का टाइम पीरियड था इनका, 1526 से 1530, यानी काफी कम रहा। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। वो सिंहासन कब बैठे थे, जब वो 12 साल के थे। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द, देखिए फरगना जो जगह है वो मंगोल में है, ठीक, सेंट्रल एशिया में। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. वहीं another Mongol group
जो उज़्बेक के बारे में बताया गया कि मतलब जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उज़्बेक्स, तो उन्होंने इनको जो है इन पर आक्रमण किया, जिससे इनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। तो आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। काबुल का अफगानिस्तान में। तो 1504 में इन्होंने काबुल पे कब्जा किया वहां से, मंगोलिया से भागकर। इन 1526 में क्या हुआ, 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान कौन था 1526 में? इब्राहिम लोदी। तो उससे उसका युद्ध हुआ एट पानीपत, एंड जिसको हमने एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। तो वहां पर आके इन्होंने इस तरीके से इनकी पहले काबुल से ये जो है इंडिया में एंट्री इनकी कहाँ से हुई थी? दिल्ली से। इब्राहिम लोदी के साथ में इनका युद्ध हुआ 1526 में, और तब इन्होंने जो है दिल्ली पर और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, अब यहीं पर इन्होंने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें मुगल, सारे मुगलों के टेबल 1 में देखिए यहाँ मुगल एम्परर्स के बारे में दे रखा है, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स के बारे में बता रखा है, कौन कौन से मुगल किंग रहे, है ना, और कब से कब तक का उनका टाइम पीरियड रहा, और क्या क्या उन्होंने काम किए, ये है। तो सबसे पहले हमने अभी जो बाबर का देखा, तो बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 का था, और 1526 से 1530 तक। जैसे 1526 में क्या किया बाबर ने? डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें किसके साथ हुई थी? जो दिल्ली सुल्तान था इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का, उसके साथ इनका युद्ध हुआ और इन्होंने उसको हराया और दिल्ली पर अपना राज्य जमाया। फिर 1527 में डिफीटेड राणा सांगा को इन्होंने, 1526 में इनकी लड़ाई हुई जो, उसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया। राजपूत रूलर थे जो कि एनालिज एट खानवा, और वहां पे जाके इन्होंने संधि करी, खानवा की संधि, खानवा का युद्ध भी बोलते हैं इसे। फिर 1528 में डिफीटेड द, मतलब 1526 से लेके 1538 तक इन्होंने 1526 में युद्ध लड़ा, और 1527 में फिर युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। 1528 में इन्होंने राजपूत के साथ फिर इनका युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने राजपूत को हराया। चंदेर का युद्ध जिसको कहा गया। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और इस तरीके से इन्होंने 1526, 1527, 1528 यानी पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध करके इन्होंने आगरा से लेकर दिल्ली तक मुगल एम्पायर को फैला लिया। ठीक, फिर बाबर के बाद में आए हुमायूं। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा वो 1530 से लेके पहले 1540 तक का है। फिर बीच में फिर से सूर डायनेस्टी आ गई थी, शेरशाह सूरी। उसके बाद फिर से 1555 से लेके 1556 तक हुमायूं का टाइम पीरियड रहा। तो देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। इनहेरिटेंस जैसे कि बाबर है, बाबर के बाद में उनका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो उसके बाद में हुमायूं चढ़े, राज सिंहासन में बैठे। तो हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन ए प्रोविंस। उनके जो भाई थे उनको अलग अलग प्रोविंस दे दिए गए। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें जो था मिर्जा कामरान इनके भाई थे जो कि इनके अगेंस्ट थे, उसकी वजह से हुमायूं जो है एक तरीके से कमजोर पड़ गया, जिसमें अफगान कॉम्पिटिटर्स के सामने। अफगान कॉम्पिटिटर्स कौन था? शेरशाह। इसमें शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। 1539 में हुमायूं का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के साथ में, जिसमें हुमायूं हार गए, और वो युद्ध बैटल ऑफ चौसा कहलाई थी। एंड कन्नौज 1540 में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो जिनका जब शेरशाह सूरी के साथ जो युद्ध हुआ था 1539 में आकर 1540 में, तो उसमें हुमायूं को जो है अपना दिल्ली छोड़कर भागना पड़ गया। कहाँ भागे? हुमायूं, ईरान। तो इस तरीके से मुगल चले गए पहले ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गई सूर डायनेस्टी की, शेरशाह सूरी से सूर डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई। फिर इन ईरान में क्या किया इन्होंने? इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में इन्होंने सफाविद शाह की हेल्प ली और दोबारा दिल्ली पर आक्रमण किया, शेरशाह सूरी से युद्ध किया। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। और जो है 1555 में इन्होंने दोबारा दिल्ली पर अपना शासन जमाया युद्ध करके, और वापस फिर उसके बाद में नेक्स्ट इनकी डेथ हो गई, और इस तरीके से इनका शासन का एंड हो गया। लेकिन दिल्ली में मुगल एम्पायर आ चुका था। कैसे? अब हुमायूं को जो नेक्स्ट जो हुमायूं के बाद आया वो कौन थे? अकबर, उनके बेटे, जो कि शासन पर सिंहासन पर बैठे। फिर देख लीजिए अकबर के बारे में। अकबर का 1556 से
1556 में हुमायूं की डेथ हो चुकी थी, तो अकबर आए। तो 1556 से 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा, जिसमें अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। ये कितने साल के थे? ये 13 साल के थे जब ये राजा बने, जब इनके पिताजी की डेथ हुई। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब इनके शासनकाल को भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे देख लीजिए। पहले 1556 से लेकर 1570 तक, जब अकबर बच्चे ही थे, है ना। तो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खां एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। यानी इनका संरक्षक कौन था? क्योंकि उस समय ये छोटे ही थे, तो इनके संरक्षक थे बैरम खां। उनके उसमें इनके बाकी जो इनका अदर डोमेस्टिक स्टाफ था, जो इनकी हेल्प करता था चलाने में, शासन का चलाना है, उनके अंडर में। तो मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स। तो इसमें अलग अभियान चलाए गए, अलग रणनीतियां तैयार की गई सूरीज के, सूर डायनेस्टी के खिलाफ, कि कोई भी इन पर आक्रमण ना कर सके, और कर भी सके तो उनको ये हरा दे। अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। और बाकी जो इनके अगेंस्ट होता था, जैसे उसमें इनका भाई था मिर्जा हाकिम, तो उसने इनके खिलाफ किया था, तो उसको हराने के लिए, और उज्बेक थे उनको भी, कि वो भी यानी दिल्ली पर मुगलों का ही शासन रहे। तो इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized and in 1569 रणथंभौर। तो इस तरीके से इन्होंने 1568 में चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया, और 1569 में रणथंभौर पे। देखिए यहाँ तक तो इस तरीके से इन्होंने 1569 तक रणथंभौर पर अपना, मतलब पूरे राजस्थान के चित्तौड़ रणथंभौर वाली जगहों पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर 1570 से 1585 वाला जो पीरियड था, उसमें क्या हुआ? मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इस तरीके से इन्होंने फिर धीरे धीरे गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पर अपना अधिकार लिया। These campaigns were complicated by the 1579 and 1580 revolt in support of मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम ने इनका पूरा साथ दिया फिर, मतलब उसमें, और 1579 से 1580 तक इन्होंने इस तरीके से बिहार, गुजरात, इन जगहों पर, सब जगह पर अपना अधिकार लिया। फिर 1585 से 1605 के बीच में क्या रहा? तो 1585 जो इनके 3 पीरियड डिवाइड किए गए, उसमें लास्ट में एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, अकबर का साम्राज्य फैला। कंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में भी, है ना। पहले तो ये ईस्ट वाला सारा रीजन है, फिर अब नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में भी जो है अकबर ने अपना ही साम्राज्य फैलाया। कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफेद्स, और जो है कंधार पर इन्होंने अपना अधिकार लिया। कश्मीर वॉज अनेक्स्ड, कश्मीर को घेरा, एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, और बाद में फिर काबुल पर भी इन्होंने अपना अधिकार ले लिया जब मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई। और कंपेन्स इन द दक्कन स्टार्टेड एंड बरार, और फिर धीरे धीरे दक्कन और बरार खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स। इसका मतलब धीरे धीरे इन्होंने जो है दिल्ली से पूरी इंडिया में, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, सब जगह पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर को अकबर ने फैलाया। तो देखो ना, इनका टाइम पीरियड भी काफी लंबा रहा, 1556 से लेकर 1605 तक का टाइम पीरियड है। In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir। और फिर लास्ट ईयर में जब आके इतना लंबा टाइम पीरियड के बाद में धीरे धीरे अकबर क्या हुआ, जो प्रिंस सलीम थे इनके अगेंस्ट हो गए, और इस तरीके से अकबर की डेथ हो गई। फिर नेक्स्ट जो आए वो कौन बने? जहांगीर, सॉरी जहांगीर। प्रिंस सलीम जो थे वही जहांगीर, इनके बेटे जो थे वही आके अकबर के बाद में जहांगीर चढ़े बैठे सिंहासन पर। ठीक है क्लास? तो क्लास आज हम जो है इतना ही रखते हैं। कल हम जो है आगे इसका आएगा, हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे हमें और भी पढ़ना है जहांगीर वगैरह के बारे में। क्लास फॉर टुडे इट इज इनफ। थैंक यू।